नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं क्लास 12th हिस्ट्री बुक 1 चैप्टर 1 ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ईंटे मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता के मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स क्वेश्चंस विथ आंसर्स पार्ट 2। इसके पहले वाले वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जवाब मैंने दिए थे, जिसमें हड़प्पा वासियों के जीवन निर्वाह के तरीके और कृषि प्रौद्योगिकी और वहां का जल निकास प्रणाली शामिल था। इस वीडियो में मैं 5 3 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जवाब लेकर आया हूं। यह आपको 2 तरीके से मदद करेगा। पहला, इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लें और सेव कर लें, क्योंकि ये आपको बार बार देख करके और इन प्रश्नों को याद करने में मदद करेगा। दूसरी बात कि इन उत्तरों की सहायता से आप अपने क्लास नोट्स बड़ी आसानी से बना सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का 3 मार्क्स क्वेश्चन विथ आंसर। आज का पहला सवाल है, हड़प्पा वासियों की गृह स्थापत्य कला का वर्णन करें। डिस्क्राइब द डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ऑफ द हड़प्पन्स। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का जो उत्तर है इसमें आपको कुल 7 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन 3 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो कोई भी आप 3 या 4 या 5 जितना भी आपको याद रहे आप इसका जवाब लिख सकते हैं। अब जरा इसके आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है कि मोहनजोदड़ो 2 हिस्सों में बटा था, एक दुर्ग और एक निचला शहर। निचला शहर में आम जनता रहती थी, तो वहां के जो आवासीय भवन हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो मोहनजोदड़ो के स्थापत्य कला का बेहतरीन उदाहरण मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि वहां घरों के बीच में एक आंगन हुआ करता था और उसके चारों ओर कमरे बने होते थे, और आंगन में कॉमन काम होते थे, जैसे खाना पकाने का काम या बुनाई, इस तरह के काम महिलाएं किया करती होंगी। एक बात यह है कि हड़प्पा वासी एकांत को बहुत ज्यादा महत्व देते थे। यही रीजन है कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो दीवार हुआ करते थे ना, उनमें खिड़कियां नहीं होती थीं, और अपने आंगन का बाहर निकलने का जो मुख्य प्रवेश द्वार होता था वो इस तरह से बनाया जाता था कि आंगन या अपने घर का जो आंतरिक भाग है वह बाहर वालों को ना दिखे। एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि हर घर में एक बाथरूम बना हुआ करता था, और कई घर तो 2 मंजिले भी होते थे, तो दूसरे मंजिल पर पहुंचने के लिए वहां सीढ़ियां भी बनाई जाती थीं। और बताया जाता है कि हर घर के आंगन के बाहर एक कुआं जरूर होता था, ताकि आने जाने वाले जो राहगीर हों उनको पीने के लिए पानी मिल सके। और एक अनुमान लगाया गया है कि वहां लगभग 700 कुएं थे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, आर्कियोलॉजिस्ट्स जनरली यूज सर्टेन स्ट्रेटेजीज to find out whether there were social or economic differences amongst people living within a particular culture. Explain. पुरातत्वविद यह जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नताएं थीं, सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में भी जो लोग रहते थे उनमें सामाजिक और आर्थिक भिन्नता थी। तो यह सामाजिक और आर्थिक भिन्नता कैसे थी, यह समझने के लिए 2 चीजों को समझना बहुत जरूरी है। एक, समाधान का तरीका, और दूसरा वो जो लग्जरियस आइटम यूज करते थे। समाधान, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि आमतौर पर हड़प्पा के अंदर जब कोई व्यक्ति मृत हो जाता था तो उसको मिट्टी खोदकर गर्त में दफना दिया जाता था, लेकिन
कुछ स्थानों पर ऐसे गर्त मिले हैं जहां ईंटों की चिनाई की गई थी। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी कब्र में पहले ईंटों से चिनाई की गई और उसके बाद वहां समाधान किया गया, यानी कि दफनाया गया सबको, इसका मतलब निश्चित रूप से वह व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न होगा उस आदमी के बनिस्बत जिसे कि सिर्फ एक गड्ढा खोदकर दफना दिया गया। दूसरी बात कि हड़प्पा के कुछ कब्रों में मृद भांड भी मिले हैं और आभूषण भी मिले हैं। जैसे एक तांबे का दर्पण मिला है। तो देखिए, तांबे का दर्पण मिलना या आभूषण मिलना क्या दर्शाता है? यही ना कि जिनके पास था वही तो कब्र में आभूषण और दर्पण और इस तरह की चीजें रखवाएंगे। जिनके पास था ही नहीं वह कैसे रखेंगे? तो जिन्होंने आभूषण रखे निश्चित रूप से वो आर्थिक रूप से संपन्न लोग होंगे बनिस्बत उन लोगों के जिनके कब्रों में कुछ भी नहीं रखा गया था। ये आर्थिक भिन्नता को दर्शाता है। ऐसे ही समाज में किसकी कितनी पहुंच है इस बात को भी बताता है। और सामाजिक भिन्नता को समझने के लिए एक और तरीका जो पुरातत्वविद उपयोग में लाते हैं वो है विलासिता के वस्तुओं की पहचान करके, कि विलासिता के वस्तुओं का प्रयोग कौन कर सकता है? निश्चित रूप से वही जिसके पास में पैसा होगा। तो पुरातत्वविद सामानों को दो भागों में बांट देते हैं। एक तो रोजमर्रा के उपयोग में काम आने वाली वस्तुएं जैसे चक्कियां, सुइयां, झामा। अब इन चीजों को अगर देखें तो या तो ये पत्थर से बने होते थे या मिट्टी से बने होते थे और ये हड़प्पा में प्राय हर जगह पाई गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन चीजों का प्रयोग हर कोई कर रहा था क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि ये चीजें सस्ती थी और उसका उपयोग वो कर सकते थे खरीद करके। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती थी जो काफी महंगी होती थी, कीमती होती थी और दुर्लभ होती थी और हड़प्पा में मिलती भी नहीं थी। तो उनको बनाने के लिए एक विशिष्ट तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे फायांस के बारे में हमने सुना है, कर्नेलियन के बारे में हम लोगों ने सुना है। तो हर व्यक्ति फायांस या कर्नेलियन का उपयोग नहीं कर रहा था और ऐसी चीजें प्रायः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़ी बस्तियों में मिली हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों में प्रायः कौन लोग रहते होंगे? निश्चित रूप से वही लोग जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी रही होगी। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा प्रश्न है, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई सेंटर्स ऑफ craft production, archaeologists usually look for which things? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था क्लास 12th में 3 नंबर के लिए। इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 2021 एग्जामिनेशन के लिए। और प्रश्न क्या है कि शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद प्रायः किन चीजों को ढूंढते हैं? यानी कि किस जगह पे शिल्प उत्पादन होता था यह हमें कैसे पता लगता है, क्योंकि हम में से कोई हड़प्पा में तो था नहीं। तो इसका बहुत आसान तरीका जो पुरातत्वविदों ने ढूंढा है वो ये है कि वो देखते हैं कि जिस जगह पे प्रस्तर यानी कि पत्थर के टुकड़े मिलते हों या पूरा शंख मिलता हो, तांबा जैसा अयस्क मिलता हो या फिर उन लोगों के द्वारा प्रयुक्त औजारें मिलती हों या अपूर्ण वस्तुएं यानी कि कोई चीज उन्होंने बनाना शुरू किया लेकिन पूरा नहीं कर पाए और जो रॉ मटेरियल रखा हुआ था, जो कच्चा माल रखा हुआ था वो वहीं छोड़ दिया गया, या फिर जब चीजों को तैयार किया जा रहा था तो जो कूड़ा करकट हुआ वो हटाया नहीं गया, वो भी वहीं रह गया। तो इन चीजों को अगर आप किसी स्थान पर देखें तो निश्चित रूप से आप समझ जाएंगे कि यहां शिल्प उत्पादन का काम होता था। कई बार क्या होता था कि जब वो किसी वस्तु के निर्माण के लिए शंख या पत्थर को काटते थे तो इन पदार्थों के टुकड़े कूड़े करकट के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे, क्योंकि बड़े जो टुकड़े होते थे उनका इस्तेमाल वस्तु के निर्माण में हो जाता था और जो छोटे टुकड़े बच जाते थे अब इसका क्या करें,
इससे कोई चीज बन नहीं सकती, तो वो उसको फेंक देते थे। कई बार क्या होता था कि बड़े टुकड़े भी जो होते थे लेकिन बेकार होते थे, और जो छोटे आकार की वस्तुएं होती थीं, अगर उनका उपयोग, बड़े टुकड़ों का उपयोग छोटे आकार की वस्तुओं के लिए हो सकता था तो किया जाता था, लेकिन जब वो टुकड़ा बहुत ही छोटा हो जाता था और उससे कोई भी चीज बनाना संभव नहीं होता था तो उसको वहीं पर छोड़ दिया जाता था। इससे क्या पता लगता है? इससे यह पता लगता है कि शिल्प उत्पादन का काम सिर्फ छोटे छोटे केंद्रों में नहीं हो रहा था, बल्कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का काम हो रहा था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द हड़प्पन्स प्रोक्योर्ड मटीरियल्स फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इन वेरियस वेज। एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा कि हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन बड़े पैमाने पे करते थे, लेकिन आपको पता है कि हर शिल्प उत्पादन के लिए जो कच्चे माल की जरूरत होती है वो वहीं उपलब्ध हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में सामान बनाने के लिए, शिल्प उत्पादन के लिए वो कहां से कच्चा माल लेके आते थे, ये आपको बताना है। तो देखिए, पहला पॉइंट ये कहता है कि नागेश्वर और बालाकोट, चूंकि ये जो दोनों बस्तियां थीं, ये अरब सागर के किनारे स्थित थीं, और चूंकि सागर से शंख बड़े आसानी से मिल जाते थे, इसलिए वहां पर में इन चीजों का काम ज्यादा होता था। लेकिन कई सारी चीजें जो हड़प्पा में मौजूद नहीं थी, जैसे नीले रंग की लाजवर्त मणि, ये काफी महंगा और दुर्लभ पदार्थ हुआ करता था, तो ये अफगानिस्तान में शुर्तगोई से मंगाया जाता था। ऐसे ही लोथल जो कहां पे है, गुजरात में है, वहां से कर्नीलियन मंगवाया जाता था। सेलखरी दक्षिणी राजस्थान से मंगवाया जाता था, और उत्तरी गुजरात से भी मंगवाया जाता था। और धातु की वस्तुओं की जब जरूरत होती है तो धातु अयस्क राजस्थान से मंगवाया जाता था। ऐसे ही राजस्थान का जो खेतरी का इलाका है, ये तांबे के अयस्क के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और दक्षिण भारत में, जिसको हम लोग सुवर्णगिरी कहते थे पहले, वहां से सोना प्राप्त करने के लिए अभियान भेजा जाता था। और इससे क्या होता था, जब अभियान भेजा जाता था इन चीजों की खोज के लिए, तो वहां स्थानीय समुदाय के लोगों के साथ हड़प्पा वासियों का मिलान होता था, उनके साथ उनका संपर्क स्थापित होता था, और व्यापार के लिए कच्चा माल प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता था। चलिए दोस्तों, आज का अंतिम सवाल देखते हैं। What is the importance of seals and sealings? मुहरें और मुद्रांकन का महत्व बताइए। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मुहरों का प्रयोग और मुद्रांकन, स्टाम्पिंग जिसको हम लोग कहते हैं, इसका प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। कैसे? जैसे आप अगर एक थैले में बहुत सारा सामान रख करके और यहां से, यानी कि हड़प्पा से कहीं दूर, हो सकता है विदेश में भी भेज रहे हैं, से फॉर एग्जाम्पल कि आप मेसोपोटामिया भेज रहे हैं, तो उस थैले के ऊपर जब मुद्रांकन किया जाता था तो उसके ऊपर जो भेजने वाला होता था वो अपना नाम पता भी लिख सकता था। और जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता था और वहां जब मुद्रांकन को चेक किया जाता था और देखा जाता था कि ये जस का तस है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि थैले के अंदर रखा हुआ सारा सामान सुरक्षित है। इसी तरह से मुद्रांकन में आप जिस व्यक्ति को भेज रहे हैं उस व्यक्ति का भी नाम, यानी कि प्रेषक का भी नाम और पाने वाले का भी नाम और पता लिख सकते थे। तो व्यापार करना,
भेजने वाले का नाम और प्राप्त करने वाले का नाम। इससे क्या होता था, व्यापार करना बहुत आसान हो जाता था। तो दोस्तों, आज हमने इस चैप्टर के 5 इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स के क्वेश्चन किए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी फायदा हो। धन्यवाद।